फितरत का एक असूल है। फितरत अपने असल को कभी नहीं बदलने देती। अगर आप उसके असल को बदलने की कोशिश करेंगे या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उसकी सजा देगी, उसका रिएक्शन देगी। जैसे लाहौर में आजकल देखें तो इंटेंस स्मोक क्राइसिस चल रहा है, यानी इंटेंस स्मोक ने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। और इसी वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बच्चों को 3 दिन स्कूल से छुट्टी दी जाए। और ये बात मुनासिब और माकूल मालूम होती है, क्योंकि बच्चे ज़रा नाजुक भी होते हैं और इस वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। और साथ में इस स्मोक की वजह से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दमा हो जाता है। और उसके साथ साथ आप देखें कितनी कंटेमिनेशन है, डेंगू भी है और हेपेटाइटिस भी है, पानी हमारा कंटेमिनेटेड है। तो ये बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। मगर हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदामात भी ज़रूर करती होगी, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो क्या इकदामात करती है। वैसे तो बताया ये गया है कि 45% जो आलूदगी है ये बड़ी गाड़ियों की वजह से, उनकी धुएं की वजह से ये आलूदगी पैदा होती है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने सिफारिशात पेश करनी थी कि इन मसाइल को कैसे डील किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि वो मसाइल को डील करने के लिए उन्होंने जो सिफारिशात पेश की वो क्या हैं। वो जनाब उन्होंने बताया कि टेम्परेरी और अननेसेसरी पार्किंग एरिया को खत्म कर दिया जाए, यानी ये स्मोक से डील करने का हल बताया जा रहा है कि पार्किंग लॉट्स को खत्म कर दिया जाए। फिर दूसरा उन्होंने बताया फाइन किया जाए। तीसरा उन्होंने बताया कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसको भी फाइन किया जाए। और चौथा उन्होंने बताया एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किए जाएं। अच्छा, आप बताएं कि ये जो 4 चीजें इन्होंने बताई, इनमें से किस चीज का ताल्लुक पोल्यूशन के साथ है और किस चीज का ताल्लुक इस पोल्यूशन को खत्म करने के साथ है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा, या शहर जो लाहौर शहर है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। और फिर ये जो पोल्यूशन पैदा करने वाली गाड़ियां हैं इनको बंद किया जाए, बैन किया जाए। क्योंकि आप अगर यूरोप में देखें तो यहाँ पर स्पेन में, क्योंकि मैं स्पेन में रहता हूं, तो यहाँ पर अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पे 10 साल, जो पहले 10 साल हैं उनमें से 4 साल आपको उसकी आईटीवी माफ है। आईटीवी है का मतलब जिसको शायद हम पाकिस्तान में एमओटी कहते हैं, लेकिन यहां पर उसको आईटीवी कहते हैं, इंस्पेक्शन टेक्निको दिल व्हीकलो, यानी टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ द व्हीकल, कि गाड़ी की टेक्निकल उसकी हेल्थ चेक के वो रोड के ऊपर चलने के काबिल है या नहीं। 4 साल के लिए एक नई गाड़ी को माफ होती है, लेकिन 4 साल के बाद उसे 10 साल तक हर 2 साल एमओटी करवानी पड़ती है। मतलब पहले 4 साल बाद करवानी है, फिर 10 साल उसकी उम्र होने तक हर 2 साल करवानी है। जब उसकी 10 साल उम्र हो जाएगी तो फिर आपने हर साल करवानी है। और इसी तरह जो प्रोफेशनल गाड़ियां हैं उनको पहले 2 साल माफ है, फिर 2 साल के बाद 10 साल तक हर साल करवानी है, और 10 साल के बाद हर 6 माह बाद आईटीवी करवानी पड़ती है। तो ये तरीकेकार होते हैं किसी चीज को रोकने के लिए कि गाड़ी की बकायदा इंस्पेक्शन होती है, उसकी हेल्थ को चेक किया जाता है क्या कि वो ठीक है, रोड पर चलने के काबिल है, उसकी एक एक चीज को चेक किया जाता है। और पोल्यूशन वाली और धुएं वाली गाड़ियां तो यहाँ चलने भी नहीं देते। और यहाँ इस कदर गाड़ियां हैं कि अगर हम अपनी स्ट्रीट में भी नीचे जाएं तो आपको दोनों साइडों के ऊपर गाड़ियां पार्क हुई मिलेंगी। और यहाँ सबसे बड़ा मसला भी पार्किंग का है, पार्किंग नहीं मिलती, कि गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ स्मोक नहीं है, यहाँ इस तरह की बीमारियां डेंगू जैसी नहीं है, यहाँ पर हेपेटाइटिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेहत तो सफाई का ख्याल रखा जाता है। और अब आप देखें जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक एक्शन लिया और कमेटी बनाई और उसके लिए जो उन्होंने सिफारिशात पेश की, तो ये सिफारिशात तो ऐसे ही मालूम होती हैं कि डू नथिंग लुक बिजी, कि करना कराना कुछ भी नहीं, हमने बस बिजी रहना है, वक्त को टालने की कोशिश करनी है, थोड़ी देर गुजारने की कोशिश करनी है। बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं, चलो वो तो छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए जो उसको बुनियादी तौर पर हल करने के लिए जरूरी है
وہ اقدامات ہم نہیں لیتے، جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے تمام تر معاملات میں تمام دنیا سے پیچھے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم قانون کو فالو نہیں کرتے، ہمیں قانون کی اہمیت کا احترام نہیں ہے، قانون ہوتا کیا چیز ہے۔ تو اس لیے اسی حوالے سے اگر ہم اپنے بینگ مسلمز، کیونکہ ہم کو مسلمان ہونے پر فخر بھی ہے، لیکن ہمارے اندر اگرچہ مسلمانوں والی کوئی باتیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ہم اس کے اوپر فخر ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا تعالی ہمیں کیا بتاتا ہے۔ میں سورۃ نساء کی ہی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ مطلب بات کرنے کا اس میں یہ ہے کہ جو نظام ہے، جو ملک ہے، وہ خواہشوں پر نہیں چلتے، وہ قانون کے اوپر چلتے ہیں۔ اور اس میں بھی قانون کی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ تم خواہشوں پر چلو وہ تمہیں بٹکا دیں گے۔ مطلب اگر ہم خواہشوں کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو پھر ملک نہیں چلیں گے، ملک چلتے ہیں قانون کے اوپر، قانون بنانا پڑتا ہے، قانون سے قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ مطلب خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اس نے تمہیں ایک کتاب دے دی ہے، ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، ایک اصول قانون دے دیے ہیں، آپ ان اصولوں اور قوانین کو فالو کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے ہر چیز کو اس کی رانگ ڈائریکشن میں چلانا، حل کرنا، یہ ہم نے اپنا جو ہے نا اسٹریٹجی بنا رکھی ہے۔ تو اس طرح سے میرے پیارے بھائیوں، قوم میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لوگ کبھی نہیں بچتے، اور ایسے لوگوں کی پھر اللہ مدد بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے ان لوگوں کے اوپر ڈینگی بھی آتا ہے، انہی کے اوپر پھر ہیپاٹائٹس بھی آتا ہے، یہی پھر جو ان ہائیجینک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جو انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے، یا کھانے 2 نمبر ملتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، کیونکہ قانون کا احترام نہیں کیا جاتا، قانون کو سمجھا نہیں جاتا، قانون کے مطابق نہیں چلا جاتا، بلکہ چیزوں کو خواہشوں کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری اس امر کی ہے کہ ہمیں واپس اپنے سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیے، ہمیں مل جل کر اپنے مسائل کو دیکھنا چاہیے، ان پر غور و خوض کرنا چاہیے، اور ان کے حل کے لیے سفارشات بھی پیش کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نہ بن پڑے تو خود اٹھ کر ہمیں عملی طور پر میدان عمل میں آنا چاہیے۔